जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने एमपी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं टेट वगैरह के वर्ग 1, 2, 3, उसी में से मैंने वर्ग 3 का पेपर जो कि 5 मार्च 2022 का है सेकंड शिफ्ट का, उस पेपर को लिया है और उस पेपर की पूरी व्याख्या के साथ आज आप लोगों को जानकारी में देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, परंतु आप लोग पूरा देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इसके जो गद्यांश पद्यांश हैं इसको बड़ी विस्तार से और बड़े अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास। साथ ही जो हिंदी शिक्षण शास्त्र है, जिसको हिंदी पेडागोजी कहते हैं, उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा है MPEB 2022 टेट। समझ रहे हो आप लोग? यह पेपर है 5 मार्च 2022 का सेकेंड शिफ्ट का। 5 मार्च। आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रोत्साहन देने वाली पंक्ति पढ़ देता हूं मैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते। गुमराह तो वे हुए जो घर से निकले ही नहीं। गुमराह तो वे हुए जो घर से निकले ही नहीं। तो कृपया थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ा सा काम भी करें। अच्छा, एक और चीज बता दूं, आप लोगों को वीडियो की लिंक वगैरह प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर अगर ज्वाइन होना है तो उसकी पूरी जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखा होगा। व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं। यह जो आप लोगों को मैं विषय वस्तु पढ़ा रहा हूँ, यह केवल और केवल एमपी टेट तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सी टेट, यूपी टेट, रीट और संपूर्ण टेट एग्जाम जितने भी टेट हैं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो कृपया बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लास्ट तक। आप लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न उठाते हैं। पहला प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, मतलब यदि कोई हिंदी शिक्षक है और वह भाषा की कक्षा में पढ़ा रहा है और उस समय पत्र पत्रिकाओं का उपयोग करता है, तो वो किस बात की तरफ ध्यान दे रहा होता है? शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार पत्र आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ये तो सबसे बात की बात है, पर यहाँ जो पत्र पत्रिकाएं हैं यह एक टूल्स की तरह यूज हो रहे हैं, मतलब यह शिक्षण सामग्री की तरह प्रयोग में आ रही है, जो कि वो टीचर अपने पास समझाने के लिए रख सकता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ए। देखिए, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, परंतु ये पत्र पत्रिकाओं जो है भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे और क्या क्या चीजें हो सकती है। विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से भाषा का अध्ययन हो ऐसा भी सुनिश्चित करते हैं। विद्यार्थियों की पढ़ने और समझने की क्षमता में सुधार हो, विद्यार्थियों को वर्तमान घटनाओं और मुद्दों के बारे में जानकारी मिलेगी, विद्यार्थी की लेखन और व्याकरण की क्षमताओं में सुधार होगा, विभिन्न विषयों पर चर्चा और वाद विवाद का अवसर भी मिलेगा, भाषाई ज्ञान और शब्दावली में वृद्धि भी होगी, सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी भी मिलेगी, आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषण की क्षमता भी बढ़ेगी, भाषा के विभिन्न रूपों समाचार, खेल, साक्षात्कार, इंटरव्यू वगैरह का अभ्यास होगा, विद्यार्थियों की रुचि और प्रेरणा में वृद्धि भी होगी। ये भी हो सकता है, वहां से हो सकता है, क्या होगा ही। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। प्राइमरी कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? सबसे पहले तो जब भी कभी पेपर सॉल्व करे तो एक बात को सुनिश्चित कर ले, और वो ये है कि प्रश्न में ध्यान से पढ़े कि प्रश्न में है लिखा है या नहीं लिखा है। नहीं है, तो यहाँ बोल रहे हैं नहीं है। तो यहाँ देखिए इसका पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक अथवा उसके जोड़ की पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वराघात एवं बलाघात के साथ पढ़ सकते हैं। देखिए पठन पाठन में तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये दोनों तीनों चीजें होगी, उच्चारण भी होगी, स्वराघात भी होगी, बलाघात भी होगी। ये जो दोनों टॉपिक हैं ये वर्णमाला के साथ जुड़े हैं, और जब आपकी वर्णमाला अच्छी हो जाएगी तो आपका उच्चारण भी अच्छा हो जाएगा। स्वराघात और बलाघात की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है कार,
इसको भी बलाघात कहते हैं। तो इसमें देखिए का पर अधिक बल पड़ेगा। ठीक। अब इसके नियम वगैरह अगर आप लोग पढ़ोगे ध्यान से तो समझ में आएगा कि स्वराघात क्या होता है, बलाघात क्या होता है। विद्यार्थियों की उपयुक्त गति से पढ़ सकें, मतलब विद्यार्थी उपयुक्त गति से पढ़ सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी कक्षा में इसने बोला है कि क्या नहीं है, प्रश्नों के उत्तर याद कर सके। पठन शिक्षण उद्देश्य में ये शामिल नहीं है ना। हाँ, गति बढ़ जाएगी, बार-बार पढ़ने से अभ्यास अच्छा होगा। विद्यार्थी अपने स्तर की पुस्तकों के अध्ययन में मनोरंजन प्राप्त कर सकेंगे। अगर उनको पढ़ना-लिखना आ जाएगा या पढ़ने की प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाएगी, तो धीरे-धीरे वो कहीं न कहीं अपने स्तर की जो भी उनको किताबें अच्छी लगती हैं, वो पढ़ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को यह दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इसका सही उत्तर जो है, वो है सी। सही उत्तर क्या है? सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं इसमें और बता दूं कि टीचर को किन किन बातों पर ध्यान इस समय पठन शिक्षण में नहीं देना चाहिए। वो तो बात है ही है। इसके अलावा अच्छा, जब भी कभी बाल विकास पढ़े या हिंदी शिक्षण शास्त्र पढ़े तो उसमें कुछ शब्द शब्द जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, और कुछ शब्द जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। आपको इन शब्दों में ध्यान रखना है विषय वस्तु को, कि पॉजिटिव शब्द अगर है तो आंसर कहाँ जाएगा, मतलब वही आंसर होगा जो पॉजिटिव शब्द के साथ होगा। और यदि नेगेटिव शब्द आ रहे हैं वाक्यों में तो हमेशा आंसर गलत हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब ये होता है जहाँ केवल मात्र सिर्फ और लिखा हो तो समझ जाना ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात अ, उस विषय वस्तु को लेकर नहीं है। क्योंकि हिंदी किसी भी विषय वस्तु में केवल मात्र सिर्फ इतना सा उचित नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं ना, इसीलिए तो उनको पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों में अपन जोड़ सकते हैं। प्राइमरी कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से नहीं है। केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित होना। देखिए यहाँ लिखा है केवल परीक्षा में। तो भाई केवल परीक्षा से ही नहीं है, बहुत सारे जीवन की और भी चीज़ों से जुड़ा है। छात्रों को केवल व्याकरण के नियमों को याद करने पर मजबूर करना, छात्रों को पढ़ने के लिए मजबूर करना और उनकी रुचि को नज़रअंदाज करना, ये भी नहीं हो सकता। ये भी केवल व्याकरण नहीं है, व्याकरण के साथ-साथ और भी तो चीज़ें हैं। उसका भाषा कौशल, उसका कह सकते हैं संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक, ये बहुत सारे विकास होते हैं भाई उसके। केवल शब्दावली को याद करने पर ध्यान देना, केवल शब्दावली नहीं उसके अर्थ को भी तो समझते हैं। छात्रों को पढ़ने के लिए केवल पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना, पाठ्य पुस्तकों के अलावा और भी चीज़ें हैं आजकल तो प्रोजेक्टर वगैरह के माध्यम से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके माध्यम से होता है। पर यहाँ केवल शब्द लिख दिया है तो ये नेगेटिव शब्द कहलाएँगे अभी यहाँ पर। तो देखो उसने कहा है कि इन उद्देश्यों को शामिल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इनके जितने भी पॉजिटिव साइन होंगे उनको सबको हम लोग शामिल कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए। अब कौन-कौन सी चीज़ों को प्राइमरी पठन शिक्षण के उद्देश्य में शामिल कर सकते हैं, तो देखो यहाँ केवल मात्र वाले शब्द नहीं लिखे हैं, सिर्फ केवल मात्र कुछ भी नहीं लिखा है, बल्कि इसमें हमेशा पॉजिटिव तरफ ध्यान दे रहे हैं। देखो छात्रों को पढ़ने की आदत डालें, ये एक अच्छी आदत होती है। अगर वो पढ़ना सीख जाएँगे, तो खुद ब खुद भी कर सकते हैं। अगर एक बार पढ़ना सीख गए, स्वयं से भी कर सकते हैं। छात्रों की शब्दावली और व्याकरण की क्षमता में सुधार लाना है। केवल व्याकरण में नहीं, शब्दावली और व्याकरण सभी चीजों में सुधार लाना है। छात्रों को विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी देना है। केवल हिंदी ही नहीं, बाकी उनके साथ में और भी विषय को जोड़ सकते हैं। छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषण की क्षमता में भी सुधार होता है, मतलब उनके अंदर एक तर्क वितर्क करने की क्षमता भी आ जाती है। छात्रों को आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता में भी सुधार करना होता है। छात्रों की रुचि और प्रेरणा को भी बढ़ाना होता है। ये है पॉजिटिव साइड। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। ये जो 30 प्रश्न है, ये 30 प्रश्न के अंदर बहुत सारी कुछ-कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हैं, और आप लोगों को 30 जो प्रश्न हैं, उनके साथ-साथ कंप्लीट आंसर के साथ-साथ में उसकी डिटेल भी देते जा रहा हूँ। साथ ही जो गद्यांश, पद्यांश है, उस पर भी बड़े अच्छे से काम किए हैं। आप लोग समझिएगा और अंत तक देखिएगा। संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है? दरअसल यह नियम जो है संज्ञानात्मक संप्रति का, यह ब्लूम का है। किसका नियम है ये? ब्लूम के अनुसार। पर इन्होंने ऐसा क्वेश्चन भी दिया नहीं है, और ये बातें जो है लिखी है ये ब्लूम के अनुसार ही लिखी है। तो उनका सबसे निम्न स्तर जो होता है वो ज्ञान होता है, ऐसा कहने का आशय है। अब इसको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ समझाया, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक संपत्ति के स्तर व्यक्ति की ज्ञान प्राप्ति करने, सोच विचार करने, समस्या समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाते हैं। ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक संपत्ति मतलब कॉग्निटिव एबिलिटीज
को 6 स्तरों में विभाजित किया गया। याद रखिएगा कितने स्तर हैं? 6। पहला है ज्ञान, नॉलेज। जानकारी का संग्रह करना, जैसे तथ्य, अवधारणाएं और सिद्धांत और बाकी सब इनके बारे में सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा करना। समझ और बोध, जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। जानकारी को समझना, जैसे कि उसका अर्थ, उसका महत्व या सूचना की व्याख्या और आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं समझ या बोध। मतलब कोई समस्या है, उसके बारे में आपने सूचना वगैरह को इकट्ठा किया है और उसको आत्मसात करके समझ पा रहे हैं कि इसकी प्रक्रिया को हम कैसे हल कर सकते हैं। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन। जानकारी का उपयोग करना, जैसे कि किसी समस्या समाधान में हम लोगों ने किन किन तथ्यों का प्रयोग किया है। विश्लेषण, एनालिसिस। जानकारी का विश्लेषण करना है, जैसे कि किसी घटना को जानना, अलग अलग करके टुकड़ों में बांटकर समझना। अगला है संश्लेषण। जानकारी को नए तरीके से प्रस्तुत करना, जैसे कि नए विचारों का निर्माण करना, या हम यूं कह सकते हैं कि सूचनाओं को जोड़कर और अन्य अ, उनके बीच में संबंध बनाकर नया विचार पैदा करना, एक नया तर्क रखना। मूल्यांकन, फिर उसका इवोल्यूशन करना, कि जानकारी का मूल्यांकन करना, जैसे कि उसकी उपयोगिता, उसका महत्व क्या है, उसका आकलन कैसे कर सकते हैं। सूचना और विषय वस्तु के बारे में निर्णय लेना और उसके न्यायोचित बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये जो आपके सामने 6 इन्होंने बिंदु रखे हैं ब्लूम ने, ये ज्ञानात्मक संप्रति, संप्रति का मतलब होता है एक तरह से एबिलिटी, योग्यता या कॉन्सेप्ट को भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संज्ञानात्मक संप्रति क्या होती है, कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में कहा गया है कि व्यक्ति की अब देखो ये वो तो ब्लूम का नियम था। उसके अलावा ये जो होते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी रखे जाते हैं, मुख्य घटक के तौर पर इनको रखा गया है। ठीक है ना? निर्णय लेने की क्षमता होती है हमारे, यह हमारे मस्तिष्क की कार्यशैली को दर्शाता है, जिसमें हम विभिन्न जानकारी को ग्रहण करते हैं, समझते हैं और उनको उपयोग करते रहते हैं और उनसे हम कई सारी चीजों तक आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक संवृत्ति के मुख्य घटक होते हैं धारणा, यह दुनिया को कैसे देखते हैं और समझते हैं, इसकी मतलब कोई चीज को हम कैसे देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं, किस सोच के साथ देख रहे हैं, उसको कहते हैं उसकी धारणा। स्मृति मतलब हम जानकारी को कैसे याद रखते हैं, याद रखने का एक तरीका कि हमने उस जानकारी को कैसे अपने अंदर समा के रखा हुआ है। सोच विचार, हम समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं, मतलब उसके लिए क्या तर्क वितर्क लगाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या निर्णय तक पहुंच पाते हैं। और जब सोच विचार हो जाता है तो एक निर्णय लेते हैं कि हम विकल्पों का चयन कैसे करते हैं, मतलब बहुत सारी सोच में से किसी एक विकल्पों को चुनना। जैसे आप लोग कभी अगर देखेंगे तो एक आप लोग सूझ का सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें ये सब चीजें होती हैं सूझ के सिद्धांत में, बाल विकास में। वहां पर ये कोहलबर्ग का है सूझ का सिद्धांत। तो वो ये कहते हैं कि पहले समस्या उत्पन्न होगी, फिर उसके बारे में हम लोग बहुत सारे विचार लाते हैं और उनमें से कोई एक विचार लेते हैं। तो यही सब चीजें हैं कि पहले एक धारणा लाती है, फिर स्मृति होती है, सोच विचार होती है, निर्णय होती है, फिर भाषा की समझ भी होती है, हम भाषा को कैसा कैसे समझते हैं। ठीक है। फिर है एक समस्या समाधान, हम समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी एक संज्ञानात्मक संपत्ति है। तर्क शक्ति, हम तर्क कैसे लगा पाते हैं, तर्क वितर्क की बात करते हैं। और अभिव्यक्ति, हम अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं। ये सारी चीजें जो होती है संज्ञानात्मक संपत्ति या कॉग्निटिव एबिलिटी के अंतर्गत आती है। संज्ञानात्मक संपत्ति का विकास हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें क्या क्या सिखाता है, देखिए सीखने में मदद करता है। जब हमारे पास कोई धारणा होगी, हम स्मृति करेंगे, याद करेंगे, सोच विचार रखेंगे, निर्णय लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमें नई चीजों तक सीखने में मदद करता है, समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है, निर्णय लेने में मदद मिलती है, सामाजिक संबंधों में भी मदद मिलती है, क्योंकि सामाजिक संबंधों में क्या होता है, छोटी छोटी चीजों को लेकर समस्याएं कभी कभी क्रिएट हो जाती हैं, तो उन समस्याओं को कैसे सुलझाएं, है ना, व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में भी मदद करती है। ये सारी चीजें संज्ञानात्मक संपत्ति में होती है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में, याद रखिए बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। भाषा शिक्षक की क्या यहाँ पर भूमिका होती है, उसके बारे में पूछने का प्रयास है कि क्या भूमिका रहेगी इनकी। तो मौखिक कौशलों पर बल देना, यहाँ देखिए मौखिक कौशल पर बल देना, और यहाँ एक और बात लिखी है कि अभिव्यक्तात्मक कौशल पर बल देना, मतलब वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। बच्चों को मानक भाषा प्रयोग करने के लिए ही कहना चाहिए। ये फिर एक नेगेटिव शब्द आ गया, के लिए ही।
भाई हम किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और ऊपर से मानक भाषा मतलब जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो उस समय उनको मानक भाषा का उतना ज्ञान नहीं होता है। जैसे कि कई बार क्या होता है, गए और ये जो गए, ये दो शब्द लिखे, बोले इनमें से दोनों में मानक कौन सा, स्टैंडर्ड कौन सा है। तो जो मानक शब्द है वो ये है। प्रयोग हम दोनों का करते हैं, पर बच्चों को अभी इसकी बारीकियां नहीं पता होती है। तो वो दोनों के में कंफ्यूजन होते हैं कि गए यहाँ पर भी लिखा है, ये गए भी लिखा है। तो इसका उच्चारण भी गए है और इसका उच्चारण भी गए लिखा है। पर यहाँ स्वर के साथ लिखा गया है और यहाँ स्वरयुक्त व्यंजन लिखा गया है। तो मानक भाषा की अगर बात करें तो ये मानक शब्द है। अभी बच्चा उतनी जल्दी नहीं सीख पाएगा, और ये प्रयोग में लाया जाना वाला जरूर है, परंतु ये मानक नहीं है। ठीक है। कई बार ऐसा आप लोगों के साथ होता है कि कुछ मानक शब्द होते हैं, कुछ अमानक शब्द होते हैं, पर हम लोग दोनों का प्रयोग करते चलते हैं क्योंकि अभिव्यक्ति है ना, इसीलिए। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा, परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, तभी तो वो बहुसंस्कृति पृष्ठभूमि वाली कक्षाओं में बहुत सारी चीजों को सीख पाएंगे। ये भाषा शिक्षक को करना चाहिए कि भाई अलग अलग भाषा के बच्चे जब वहाँ इकट्ठे होंगे, अलग 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 समाज संस्कृति से जुड़े हुए बच्चे जब आएंगे, तो वो अपनी अपनी संस्कृति समाज के बारे में एक दूसरे को बताएंगे। तो इसी को कहते हैं बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए इसके बारे में भी कुछ मैंने डिटेल एकत्रित करके आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन सी बातें बच्चों के लिए अ, और भी चीजों को सीखने में मदद कर सकती हैं। इन बातों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ शामिल किया गया है कुछ बातों को, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि परस्पर बातचीत करने का अवसर देना, छात्रों को अपने विचार को व्यक्त करने और दूसरे के विचार को सुनने के अवसर भी देना। इससे ये लाभ होगा क्योंकि वो एक दूसरे के पास सांस्कृतिक और बहुत सारी चीजों को आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ आदान प्रदान बड़े अच्छे से हो जाएगा। विविधता का सम्मान करना, विविधता का मतलब ये होता है कि सब में कोई ना कोई एक योग्यता, कोई ना कोई एक चीज अलग सी होगी, उन सबको सम्मान देना। कोई मान लीजिए हिंदू धर्म से है, कोई दूसरे धर्म से है, कोई दूसरे धर्म से है, सब एक दूसरे को समझते हैं। छात्रों की विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करना और उनकी भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करना। हो सकता है कोई जैसे मान लीजिए एक कक्षा में बच्चा है जो कि एक बैकवर्ड क्षेत्र से आता है, ग्रामीण क्षेत्र से आता है, पर उसके क्षेत्र में कोई आंचलिक बोली बोली जाती है और वो कभी कभी कक्षा में उस बोली का प्रयोग कर लेता है। तो उस बोली के कुछ शब्द जो होते हैं वो हमें आगे चलकर परीक्षाओं में या एग्जामों में काम आते हैं, उनको देशज शब्द के तौर पर रखें। तो ऐसी चीज हम लोग एडॉप्ट करके रख सकते हैं और उन्हें कुछ दूसरी चीजों से जोड़ने का प्रयास कर ले। जो बच्चा अगर मान लीजिए दूसरे क्षेत्र से आया है, कहीं बाहर से है, तो वो कुछ ना कुछ तो सीखने और समझाने में मदद करेगा ना। अगला है मौखिक और लिखित कौशल पर बल देना। छात्रों को मौखिक और लिखित दोनों कौशल में प्रशिक्षित करना भी होता है, क्योंकि कोई बोल रहा है तो एक लिख रहा होगा, एक लिख रहा होगा तो कोई बोल रहा होगा। इससे भी फायदा होता है, जिसको हम शुद्ध लेख के माध्यम से भी कह सकते हैं। सांस्कृतिक ज्ञान को शामिल करना, पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक ज्ञान को शामिल करना और छात्रों को विभिन्न सांस्कृतिक संस्कृतियों के बारे में जानने का अवसर देना। तभी तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि सबकी संस्कृति का हमें सम्मान करना चाहिए, है ना। किसी की परंपराओं का, रीति रिवाजों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो जब हम धीरे धीरे क्लास में पढ़ते जाते हैं, बच्चों को सिखाते जाते हैं, तब उनके अंदर एथिक्स की भावना धीरे धीरे निकल कर आती है। सहयोग और टीम वर्क को प्रोत्साहन करना, क्योंकि जब वो एक क्या होता है, दो चार बच्चे एक जैसी प्रवृत्ति वाले मिल जाते हैं तो वो एक अपना ग्रुप बना लेते हैं। फिर उनके अंदर एक सहयोग की भावना, टीम वर्क की भावना धीरे धीरे आने लगती है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है बच्चों से टीम वर्क कैसे कराना चाहिए, कैसे उनके काम होने चाहिए, उसको लेकर भी प्रोत्साहित करते हैं। छात्रों को सहयोग और टीम वर्क के माध्यम से सीख का अवसर भी देना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप लोगों को बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 5 ये कहता है कि भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है, और वो क्या आवश्यक है। शिक्षक बहुत सारी भाषाएं जानता हो, बहुत अच्छी बात है। भाषा का व्याकरण अच्छी तरह याद हो, ये भी बहुत अच्छा हो सकता है। अलग अलग संदर्भों में भाषा का प्रयोग के अवसर और शब्दों के लिए शब्दकोश का प्रयोग। देखो ये तो चीजें उसके पास होगी ही, तभी तो वो भाषा शिक्षण के लिए आया है। परंतु उसने कहा है कि भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, तो अलग अलग संदर्भों में
भाषा के प्रयोग का अवसर, कि आप संगोष्ठी में कैसे कर रहे हो, व्याख्या में कैसे कर रहे हो, या मान लीजिए व्याकरण में कैसे कर रहे हो, नाटक में कैसे कर रहे हो, है ना? कहानी के लिए कैसे भाषा का प्रयोग कर रहे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ों के साथ बच्चों की एक्टिविटीज़ को निकाल कर लाता है। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा सी। समझ गए हो? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है कि छात्र को अलग-अलग संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने के अवसर प्रदान किए जाएँ। इससे छात्रों को भाषा को छात्रों को भाषा के मतलब भाषा को वास्तविक जीवन में प्रयोग करने का अभ्यास होता है, और वे भाषा की अधिक प्रभावी ढंग से या भाषा को अधिक प्रभावी ढंग से सीख लेते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? फिर से यहाँ प्रश्न पर ध्यान देना है, उचित नहीं है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। भाई ये तो बात सही है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, गलत। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, ये भी बात सही है। और उसने बोला नहीं है, तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, ये थोड़ा सा अलग है ना? सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं। देखो भाई, किसी कब भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित है? देखो, बच्चों की क्षमता के ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, जबकि ये उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि बच्चों को कहानियाँ बड़ी पसंद आती है ना, इसीलिए। तो ये भी उचित है, जबकि ये उचित नहीं है। बच्चों की सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। देखिए, ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे बच्चे जो है ये कल्पनाएँ नहीं कर सकते कि कहानी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है ना? सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास ये ज़रूरी नहीं है। किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्षमता के अनुसार तो बोला ज़रूर है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, परंतु सभी बच्चों का हो ये ज़रूरी नहीं है। किसी का हो सकता है कहानी जब सुन रहे हो तभी हो जाए, किसी का हो सकता है जब घर में वो दोबारा रिवाइज़ करता है, या किसी दूसरे से या किसी कक्षा में बच्चों से और सुनेगा, तब होता है, या 2-3 बार सुनने से। तो ये ज़रूरी नहीं। इसलिए इसका सही आंसर जो था बी है। अगला प्रश्न देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को खालिस्तान से पृथक नहीं किया जा सकता। तो वाइगोत्स्की जो है आपको पता है सामाजिक चीजों को बताने का प्रयास करता है, तो बिल्कुल सही आंसर है सामाजिक, उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता। सही आंसर है आप लोगों का 7 नंबर का आंसर है ए। अगला प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत अच्छी बात कही है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। देखिए भाई, भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर होता है। अभी इसको देखते हैं। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अ, अधिक हम्म, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। देखो, उसने कहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ ध्यान देना है। सही नहीं है, तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, यह बात बिल्कुल सही नहीं है। जबकि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का भी मतलब होता है सीखना, और अर्जन का भी मतलब होता है सीखना, तो दोनों में ज़्यादा उतना बड़ा कोई अंतर नहीं होता। इसलिए सही आंसर जो है वो ए है। जबकि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। केवल भाषाई शिक्षा, देखो यहाँ पर एक शब्द और लिखा है केवल, ये भी आंसर आपका हो सकता था कि ये नहीं जाता, परंतु शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ कहा है कि अर्जन और अधिगम में अंतर होता है, तो उतना बड़ा कोई अंतर नहीं होता। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक अधिकार या अधिक बल रहता है। ये शायद यहाँ एक कोई शब्द कट गया है, इसको और एक बार हम लोग देख लेंगे। भाषा शिक्षण में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापक सहायक होता है। अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये जो है तीनों ऑप्शन सही है, परंतु यहाँ पर जो बात लिखी गई है ये गड़बड़ थी।
इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, 8 का ए। सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? सतत का तो मतलब निरंतर होता है, पर व्यापक का मतलब होता है संज्ञानात्मक या सहज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक या सहसंज्ञानात्मक, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, 8वें का आंसर जो है, हाँ मुझे लग ही रहा था। एक मिनट, ये प्रश्न जो है मुझे लग रहा था कि डाउट है, तो इस डाउट को हम लोग थोड़ा सा इरोज कर देते हैं। भाई मुझसे यहाँ गलती ये हो गई है कि इस प्रश्न को मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं। इसका सही आंसर जो है उसको हम लोग दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रश्न नंबर 8 का सही जो आंसर है वो बी है। भाषा शिक्षण में केवल, ये देखो ये फिर से नेगेटिव शब्द आ गया है। मैं खुद ही बता रहा हूँ और मैं यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, शुद्धता पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है, ये नहीं है। जबकि अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, पर थोड़ा होता है, मैंने बताया भी है आपको कि थोड़ा होता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों पर अध्ययन अध्यापक सहायक होता है, ये भी सही है। भाषा अ, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। तो आपका जो प्रश्न 8 है उसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 का आंसर देख लीजिए। सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय जो है संज्ञानात्मक व संज्ञानात्मक होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला देखिए, कहानी, कविता या गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चों में किस तरह की बातें हम लोग विकसित कर सकते? केवल मूल्यों का अर्जन करना, केवल शब्द लिखा है इसको उड़ा दीजिए जल्दी से, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, गलत, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, गलत। आंसर क्या हो गया? अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 10 का बी। देखिए बहुत तेजी से आप लोगों ने आंसर माइनस कर दिया, क्या? हाँ, केवल शब्द को ढूंढते हैं। और भी अगर चाहे आप लोग इसमें बहुत अच्छे से इसको पढ़ते जाइएगा, आंसर मिलते जाएगा। भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो भाषा सीखने के लिए बोल रहा है, तो सुनना, बोलना, अनुकरण करना या पढ़ना। तो देखिए भाषा सीखने के लिए सुनना भी जरूरी है और अनुकरण करना भी जरूरी होता है, परंतु सुनने की प्रक्रिया ही अनुकरण के अंतर्गत आ जाती है, इसलिए हम आंसर, ये प्रक्रिया इसके अंतर्गत आ जाएगी, अनुकरण के अंतर्गत, है ना, सुनना, बोलना, बोलना। तो ये जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए प्रश्न नंबर 12 का आंसर हो जाएगा, हमारे अनुभव को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि कक्षा में हम लोग क्या एक्टिविटीज या क्या कार्य करें, ऐसा कहने का आशय है। बच्चों को विविध संदर्भ में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने का कोई अवसर न दिया जाए, जबकि गलत हो गया। अवसर देना चाहिए तब तो वो जुड़ेंगे, है ना, अवसर देना चाहिए, दिया जाए, जबकि वो क्या बोल रहा है, न दिया जाए, तो ये गड़बड़ हो गया, ये नेगेटिव शब्द आ गया फिर से। बच्चों में अनुभव के बारे में कोई बात ना की जाए, भैया ये भी गलत हो गया, फिर से नेगेटिव शब्द आ गया है। डायरी लेखन के बारे में बात की जाए, अभी बच्चों को भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका समझने के लिए, अनुभव को समझने के लिए डायरी की अभी आवश्यकता नहीं है उनको। बच्चों को विविध संदर्भ में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए, ये सही आंसर है। अभी डायरी लेखन के बारे में हम उसको बात नहीं समझा सकते, क्योंकि बच्चों को अभी उनके अनुभव को आकार देने में भाषा की महत्व, अभी तो उनको केवल पढ़ना, बोलना और सीखना, कक्षा में इन्हीं सब चीजों पर हम ध्यान देंगे, अभी डायरी लेखन पर चर्चा नहीं कर सकते। जबकि बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए, तो स्वयं को जोड़ने के लिए फिर ये डायरी लेखन के अंतर्गत हम चीजों को ले सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता भाव के बारे में, अब वो बताती है कि कविताएं क्या होती है, तो कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? किसको? संगीता। कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, व्याकरण पर विशेष जोर दिया जाए, ये भी बिल्कुल सही कहेंगे। कविता का कोई निश्चित भाव नहीं होता, यहाँ थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कविता की भाषा कविता की भाषा पर विशेष बल दिया जाए,
देखिए, कविता की एक शैली ज़रूर होती है, पर उनको सलाह देने की बात की जा रही है, तो यहाँ ये कह सकते हैं कि कविता का एक निश्चित भाव और अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि लेखक और विचारक जो होते हैं, वो अपने अनुसार उस विचार को रखते हैं या भाव को निकालते हैं। इसलिए सही आंसर यहाँ हो जाए, ठीक है? क्योंकि कविता का एक निश्चित भाव तो होता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। व्याकरण पर विशेष बल दे, ये भी हो सकता है। कविता की भाषा पर विशेष बल दे, ये भी थोड़ा-सा हो सकता है, परंतु यहाँ बोला है कि भावार्थ नहीं हो सकता। तो देखिए, कविता का एक निश्चित भावार्थ नहीं हो सकता, ठीक है? कविता का एक निश्चित भाव, अर्थ नहीं हो सकता, जबकि कविता के कई सारे अर्थ और भाव हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ समझते हैं। कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि कविता व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित होती है। व्यक्तिगत, मैंने अभी कहा कि कवि अपने आधार पर व्याख्या कर सकता है। कविता के अर्थ को समझने के लिए कविता के संदर्भ और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, तभी तो हम उसके अर्थ को समझ पाएंगे। कविता में उपयोग किए गए शब्दों और मेटाफर के अर्थ को समझ, मेटाफर का मतलब होता है कि यहाँ पर जो शब्द लिए गए हैं और जो उसके अंदर की जो बातें हैं, उसका जो व्याकरणिक रूप है, उसके अर्थ को समझना आवश्यक होता है। कविता के भाव को समझने के लिए कविता के शीर्षक, लेखक के उद्देश्य और कविता के संरचना को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। ये किसी कविता पाठन के बारे में बहुत बारीकियां लिखी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि जब तुम लोग हिंदी का शिक्षण कहीं किसी से कुछ पढ़ रहे होगे तो वो इतनी सारी चीजें कुछ बताने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि समय कम है, वो केवल लिपापोती करने का भी काम करेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ प्रश्न तो अभी पढ़ा ही रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन कराने के बाद फिर मैं, जब बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ा चुके होंगे, उसके बाद मैं एक दो वीडियो में या पांच, कितने, 8 वीडियो, 8 यूनिट है ना आपकी, उन 8 यूनिट में आप लोगों का पैडो हिंदी का शिक्षण शास्त्र कंप्लीट करा दूँ, घबराइएगा नहीं। कविता की व्याख्या में व्यक्तिगत विचार और अनुभव को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये सारी बातें या सलाह दी जा सकती हैं। देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न पत्र अपना 14 नंबर का प्रश्न, अच्छा ये 13 नंबर का था क्या? हाँ, अगला प्रश्न जो है वो है 14 नंबर। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, ये तो गड़बड़ हो गया साहब। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में एक साधक के तौर पर है। साधक मतलब समझते हो, जिसको हम साध सकते हैं, बाधक तो नहीं होती, त्रुटियों को बढ़ावा देती है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है? बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, कि ये वाली वही वही वाली बात हो गई, केवल वाली। तो केवल वाली बात तो आपको पता है, जहाँ नेगेटिव है तो मतलब आंसर यहाँ हो ही नहीं सकता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें हमें क्या सिखाती है? अभ्यास परक ही होनी चाहिए, अभ्यास परस परक ही नहीं हो सकती भाई, सीख वगैरह सभी कुछ हो। साधन है, साधन तो है, साध्य है, और भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, एकमात्र है मतलब ये भी गड़बड़ हो गया। तो भैया, भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो होती है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें हमारे लिए एज अ साधन ही है। क्या है? एक तरह का साधन है, जिससे कि हम चीजों को सीख सकते हैं बड़े आसानी से। साधन है, ठीक है? देखिए, साधन क्या होता है और साध्य क्या होता है, इसके बारे में मैंने यहाँ थोड़ा सा कुछ आपको लिखकर बताने का प्रयास किया। साधन का मतलब होता है माध्यम या संसाधन। यह वह तरीका होता है या उपकरण या सामग्री होती है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य या साध्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षा के संदर्भ में साधन से तात्पर्य है पाठ्यक्रम और अध्यापन विधियां, शिक्षण सामग्री और संसाधन, तकनीकी उपकरण और सॉफ्टवेयर, शिक्षकों की क्षमताएं और योग्यताएं, विद्यालय की सुविधाएं और संरचना, ये सब कुछ साधन के तौर पर आता है शिक्षा के संदर्भ। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, एक भाषा कक्षा में साधन क्या क्या हो सकते हैं। तो पुस्तकें साधन हो सकती है, ऑडियो वीडियो सामग्री हो सकती है, भाषा शिक्षण सॉफ्टवेयर हो सकता है, और शिक्षक की व्याख्या भी एक साधन के तौर पर हो सकती है। याद रखिए, कई बार बच्चे इसको उड़ा देते हैं। एक गणित कक्षा में साधन क्या क्या हो सकते हैं, तो गणित की पाठ्य पुस्तकें हो सकती है, ज्यामिति के उपकरण वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, यानी गणित का सॉफ्टवेयर, और ऑनलाइन संसाधन में भी कई सारी चीजें हैं, जिसमें कि आप लोग डिजिटल बोर्ड वगैरह जो होते हैं, उस पे पहले से वो साधन वगैरह सब बने होते हैं। साध्य क्या होता है? साध्य का मतलब होता है लक्ष्य या उद्देश्य जिसे हम साध रहे होते हैं, या वह परिणाम या उपलब्धि होती है जिसे प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास या गतिविधि की जाती है। शिक्षा के संदर्भ में साध्य का तात्पर्य है छात्रों की शिक्षा और विकास के लक्ष्य। ये टीचर के जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसके माध्यम से कंप्लीट होता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य, पाठ्यक्रम मतलब जो
गाइडलाइन के तहत गवर्नमेंट ने जो पाठ्यक्रम आपके किताबों में डाल रखा होगा, ये भी आपके लक्ष्य के तौर पर आते हैं। शिक्षण के परिणाम, परिणाम मतलब जब आप एग्जाम वगैरह देंगे तो उस शिक्षण से आपने क्या सीखा है उसके बारे में। छात्रों की क्षमता और योग्यताओं का विकास करना, इसको कहते हैं साधन। ये सब चीजें जब ऑप्शन में आती है ना, तो बच्चा वहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब है अपठित गद्यांश की बारी, और इस अपठित गद्यांश को पढ़कर ही आप लोगों को कुछ प्रश्नों को हल करना है। तो मुझे लगता है 16 से लेकर 23 तक प्रश्न जो है वो गद्यांश पर आधारित है, और उसके बाद में 23 से लेकर 30 तक के जो प्रश्न है वो एक पद्यांश पर आधारित है। आइए इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। और ये एक दिया गया गद्यांश है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बने, पर आप लोगों के काम का वीडियो है, इसलिए देखना तो बनता है। आज हम इस असमंजस में पड़े हैं और यह निश्चय नहीं कर पाए कि हम किस ओर चलेंगे और हमारा ध्येय क्या है। ध्येय मतलब हमारा उद्देश्य क्या है। स्वभावतः ऐसी अवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। हमारे विचार में भारत के लिए और सारे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता है, और वह है अहिंसा और आत्मवाद। याद रखिए, यहाँ से भी हो सकता है प्रश्न उठाया। अपनी दुर्बलता के कारण हम उसे ग्रहण न कर सकते। अपनी दुर्बलता अगर पूछ लिया जाए कि हम क्यों नहीं ग्रहण कर पाते, तो दुर्बलता। पर उसके सिद्धांतों को तो हमें स्वीकार करना ही चाहिए, और उसके प्रवर्तन का इंतजार करना चाहिए। यदि हम सिद्धांत ही नहीं मानेंगे तो उनके प्रवर्तन की आशा कैसे की जा सकती है। जहाँ तक मैंने महात्मा गांधी के सिद्धांत को समझा है, वह इसी आत्मवाद और अहिंसा के सिद्धांत पर है, जिसे वे सत्य भी कहते हैं। मानने वाले और प्रवर्तक थे गांधी जी, उसे ही कुछ लोग आज गांधीवाद के नाम से जानते हैं। यद्यपि महात्मा गांधी के ने बार बार यह कहा था कि वे किसी नए सिद्धांत या वाद के प्रवर्तक नहीं है, बाद में ये वाद है, और उन्होंने अपने जीवन के प्राचीन सिद्धांतों को अमत कर दिखाने का यह प्रयत्न किया है। विचार कर देखा जाए तो जितने सिद्धांत अन्य देशों, अन्य अन्य काल और स्थितियों में भिन्न भिन्न नामों से और धर्मों से प्रचलित हुए हैं, सभी अंतिम और मर्मिक अन्वेषण के बाद इसी तत्व अथवा सिद्धांत में समाविष्ट पाए जाते हैं। केवल भौतिकवाद इनसे अलग है। हमें असमंजस की स्थिति से बाहर निकलकर निश्चय कर लेना चाहिए कि अहिंसावाद, अगम्यवाद और गांधीवाद में गांधीवाद के अनुयायी और समर्थक है, ना कि भौतिकवाद के। प्रेय और श्रेय में से हमें श्रेय को चुनना है। श्रेय ही हितकर है, भले ही वह कठिन और श्रम साध्य है। इसके विपरीत प्रेय आरंभ में ही भले ही आकर्षक दिखाई दे, उसका अंतिम परिणाम अहितकर ही होता है। अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ पूछने के प्रयास में है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो देखो, श्रेय और प्रिय तो होगा नहीं। स्वभावतः असमंजस, भौतिकवाद और आत्मवाद। तो जहां तक मुझे, अच्छा, श्रेय और प्रिय, नहीं 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 नहीं, यही होगा। श्रेय प्रेय हितकर है, यही है भैया श्रेय। हम किस चीज को श्रेय दे रहे हैं और किससे प्रेम कर रहे हैं, यही इसका उचित शीर्षक है। अगला देखिए, अब गद्यांश पढ़ लिया है, केवल उत्तर प्रश्न प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है। तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारे पैर लड़खड़ाते हैं, ये पड़ेर नहीं है, पैर है बेटा, ये लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम लक्ष्यहीन और दिशाहीन हैं। देखो यहीं कहीं लिखा होगा, ये लिखा है ना, ये लिखा है। आज हम असमंजस निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि चले और हमारा ध्येय क्या है ना। तो ये लक्ष्यहीन है और दिशाहीन है, इसीलिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सत्सई में कौन सा समास है। यहाँ एक समास का क्वेश्चन देख लिया। तो ये जो सत्सई है, इसका समास विग्रह कुछ इस तरह से हो जाएगा।
700 दोहे का समूह। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका द्विगु समास, और सही आंसर हो जाएगा द्विगु। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? अगर ध्यान देखे जाए तो ये शब्द भेद के अंतर्गत डाला गया टॉपिक है। शब्द भेद के 5 प्रकार होते हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तद्भव। देखो, ये प्रभुत्व शब्द जो है ये तत्सम है, वक ये भी तत्सम है, और वर्ष ये भी तत्सम है, क्योंकि इसका तद्भव हो जाता है बरस। अगर मान लीजिए ये वर्षा लिखा होता तो ये बरसात हो जाता। वक जो है इसका बन जाएगा बगुला। प्रभुत्व, प्रभुत्व का जो है वो बन जाएगा प्रभुता। और आपका शब्द जो है ये पूंजी, ये तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर ये है। इसका तत्सम जो है वो हो जाता है कुंजी, ऐसा लिखा हुआ था, ये अनुस्वार की बिंदी के रूप। ठीक है, चलिए, सही आंसर आपको मिल गया होगा। इसका सही आंसर जो है वो है ए। अगला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार विश्व में सुख, समृद्धि और शांति खालिस्तान द्वारा स्थापित होती है। जहां तक मुझे याद है इसमें लिखा होगा ये अहिंसा और आत्मवाद, ये आ है बेटा, है ना, आत्मवाद। सही आंसर है अहिंसा और आत्मवाद। यही कहीं मैंने बताया था कि इसको टिक लगा लेना, ये क्वेश्चन आया होगा। ये देखो, ये है इसका आंसर, अहिंसा और आत्मवाद। अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भौतिकवाद से अभिप्राय उस सिद्धांत से है जिसमें खालिस्तान प्राधान्य है। किस बात की प्रधानता है? सुख साधनों की, मनुष्य की अपनी दुर्बलता का, सांसारिक आत्मशक्ति का, और प्राचीन सिद्धांतों का। तो 21 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये सांसारिक सुख साधनों का। अगला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा निम्न में से कौन सी है? मनुष्य की अपनी दुर्बलता, हिंसा और अहिंसा, भौतिकवादी एवं गांधीवाद, और युद्ध एवं शांति। तो अपनी खुद की दुर्बलता ही इसमें बाध्य हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। और ये लिखा भी कहीं पर होगा, अपनी दुर्बलता के कारण उसे ग्रहण नहीं कर सकते, ये लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से श्रम साध्य क्या है? श्रम साध्य का मतलब होता है जिसको हम साध सकते हैं मेहनत करके, जो बहुत ही सफलतापूर्वक प्राप्त हो, जिसके लिए कड़ी मेहनत ना करना पड़े, और जो सहज में या बिना परिश्रम न सध सके, यही है भैया श्रम साध्य। न सध सके, जबकि श्रम तो करना ही पड़ेगा। जहां तक मुझे लग रहा है 23 का आंसर जो है वो बी है। देखो, प्रश्न को थोड़ा थोड़ा घुमा देते हैं और हम लोग क्या करते हैं वहां कई बार समझ नहीं पाते। अब है ये पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को आपको ध्यान से पढ़कर समझना है। और ये पद्यांश दो जो दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना जो है भूख, और कुछ जगह पर सुमित्रानंदन पंत का भी नाम दिया है। तो आप लोग चाहे तो एक बार देख लेना कि किसकी है ये, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो है कक्षा 10वीं की जो हिंदी की बुक है उससे उठाई गई पंक्ति है। ठीक है, देखिए, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल उतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता, सुंदर दिखने लगता। कितनी सुंदर सी पंक्तियां है, कितना सुंदर सा इसका भावार्थ है ना।
कि आवश्यकता के लिए ही व्यक्ति जूझते हैं, काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि उपयुक्त कविता के लिए प्रेरणा मिलती है, मतलब इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? भूख शांत करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा। भूख शांत करने के लिए चोरी करने की प्रेरणा है तो बिल्कुल नहीं होगी। मनुष्य को कभी भी भूखा नहीं रहना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। अत्यधिक समय तक भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो ये भी आंसर नहीं है। भूख शांत करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा। मनुष्य और पक्षियों और पेड़ पौधों के माध्यम से यहाँ एक संघर्ष की कहानी हो रही है। ये है इसका सही आंसर। देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया। निम्नलिखित में से झपटते बाज और फन उठाए सांप में कवि के सौंदर्य को कवि को सौंदर्य क्यों नजर आता है? क्या नजर आया कवि को? क्योंकि दोनों पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दोनों तेज गति से भागते हैं? नहीं। दोनों ही बहुत खतरनाक है? नहीं। दोनों ही बहुत सुंदर है? नहीं। क्योंकि दोनों पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं। अगर इसमें मनुष्य भी लिख देगा तो मनुष्य की भी बात यहाँ आ जाएगी। अगला देखिए। उपयुक्त पंक्ति में कवि ने विभिन्न पशु पक्षियों को किस मुद्रा में दिखाया है? संघर्ष की मुद्रा में, वीरता की मुद्रा में, सुंदरता की मुद्रा में, मानवता की मुद्रा में। मानवता की मुद्रा यहाँ तो उचित होगा ही नहीं आंसर। संघर्ष की मुद्रा में सब संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे वो सांप हो, बाज हो, चाहे कोई भी हो, सब, चीता हो, है ना, तोता हो। ठीक है, ये सब संघर्ष कर रहे हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए। निम्नलिखित में से वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वर्षा का होता है पावस। पाषाण जो है ये पत्थर का है, ये भी पत्थर है। और ये पाहन जो लिखा है ये भी बदला हुआ पत्थर का ही रूप है। अगर ये प्रस्तर की बात करूं तो ये तत्सम शब्द है, और उसका तद्भव जो हो जाएगा वो हो जाएगा पत्थर। आप लोगों ने यहाँ तो गाना एक सुना ही होगा, गाना तो बनता ही है। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवानी को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवानी को। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िएगा। घर पे आज पूरा सुनिएगा आप। ठीक। तो ये थे 29 प्रश्न। अच्छा, 30वां प्रश्न शायद मैंने अपलोड, ओ, 30वां प्रश्न नहीं बना पाया। चलिए कोई बात नहीं। 30 प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, अगर बन जाए तो उसमें भी एक कोई ना कोई पर्यायवाची ऐसा कुछ पूछा होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए, मैंने कहा कि ये जो रचना है सूर्य सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, ओ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये मैं नाम यहाँ से काट दे रहा हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी। या आप हो सकता है सुमित्रा नंदन पंत के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है। पाँव का पर्यायवाची देखिए, चरण, पैर या पद या पाद होता है। नन्ही का मतलब होता है छोटा, छोटी या लघु। डाल का मतलब शाखा, टहनी या धड़। जगह का मतलब है स्थान, स्थल या भूमि। झाड़ी का मतलब है झुरमुट। सुंदर का मतलब है आकर्षक, मनोहारी या रमणीय या भव्य। निम्नलिखित शब्दों का कर्तवाचक प्रत्यय लगाकर संज्ञा शब्द बनाना है। याद रखिए, प्रत्यय लगा रहे साहब यहाँ। लड़ना का हो जाएगा लड़ाकू, तो ये क्रिया से बना है साहब। खाना का हो जाएगा खाऊं, शिकार से हो जाएगा शिकारी, दृष्टि से हो जाएगी दृष्टा, सांप से हो जाएगा सपेरा। जबकि ये तो संबंधवाचक होना चाहिए था, संबंधों को बता रहा है, रिश्ते नातों को, इसलिए सांप से सपेरा हो जाता। ठीक है, और संज्ञा के साथ जुड़ा है। चलो, भूख से भूखा। अगला देखिए, शब्दों का भाववाचक संज्ञा बनाना है। सुंदर से सुंदरता, तो इसमें ता प्रत्यय लगा। लड़ना से लड़ाई, इसमें आई प्रत्यय लगा। झपटना से झपट, इसमें से ना हटाना पड़ेगा। उतरना से कुतरन, आदमी से आदमियत, तो इसमें ईयत प्रत्यय लगा है। मालिक से मालिकी, नहीं, ई प्रत्यय होगा डायरेक्ट। कृत्रिम से कृत्रिमता, ना प्रत्यय। और प्राप्त से प्राप्ति, ई प्रत्यय। तो इस तरह से प्रत्यय लगाकर भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं।
निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दबे पांव चलना, जरा भी आहट किए बिना चलना, भूख से लड़ना, जीने के लिए संघर्ष करना। एकार्थी शब्द बताने हैं, तो देखो पर्यायवाची भी मिल गया, विलोम भी मिल गया, एकार्थी भी मिल गया। जो दिखने में अच्छा हो उसको सुंदर कहते हैं। पेड़ पौधों का समूह उसको झुरमट या झाड़ी कहते हैं। टें टें की आवाज करने वाला पक्षी तोता कहलाता है। पेड़ पर चढ़ जाने वाला शिकारी पक्षी पशु पशु चीता कहलाता है। भोजन की इच्छा बुभुक्षा या भूख, और भोजन की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु कहलाता है। ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े करने वाला कुतरन। तो ये है भैया आज का वीडियो जो कि मैं आपको पढ़ाकर कंप्लीट कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों को किस तरह की जानकारी पसंद आई या नहीं आई, किस तरह से आपको समझ में आया है, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं कि इनकी भी मदद हो सके। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। तब तक के इंतजार कीजिएगा दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल।